हाउ शुड वी यूज व्हाइट बोर्ड? जी, एज अ टीचर अगर मैं क्लासरूम के अंदर व्हाइट बोर्ड यूज करूं तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, नंबर 1 पॉइंट क्या होना चाहिए आपका? तो सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम, सबसे पहले मुझे टॉपिक मेंशन करना चाहिए। यस चलिए मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर टॉपिक ऑन व्हाइट बोर्ड या ऑन बोर्ड। ठीक है, एग्री करता हूँ। नंबर 2, डेट वगैरह सर सर। देन सब टॉपिक्स नेम। डेट नहीं लिखेंगे सर सबसे पहले? मेंशन डेट। ठीक है जी, ऑन बोर्ड राइट हो गया। सर कंटेंट्स। हाँ, क्या करूँगा? सर टॉपिक कंटेंट्स तो साथ साथ जाएंगे। सर टॉपिक जी क्या करना चाहिए? सर व्हाइट बोर्ड यूज करने के फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास वो मार्कर कलर्स होना जरूरी है, हाँ, और जबकि ब्लैक बोर्ड करने के लिए हमारे पास चॉक। ठीक हो गया। मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे यूज मल्टीपल कलर, यूज मल्टीपल कलर मार्कर्स। ठीक है, ओके। तो हमें मल्टीपल कलर्स ऑफ मार्कर्स यूज करने चाहिए। आई एग्री विद दैट। और क्या करना चाहिए? सर जब मेन टॉपिक का लिखा है तो उसके साथ सब टॉपिक्स के नेम, मतलब उनकी भी हेल्प देना जरूरी है बोर्ड पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए दोबारा बताइएगा। सर वो दोबारा बोल रही है बताइए। सब टॉपिक्स लिखने चाहिए। ऑफिस के नाम लेने चाहिए। सर वो बोल रही है कि सब टॉपिक्स के नाम लिखने चाहिए, जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक एंड सब टॉपिक नेम्स। ठीक है जी, ओके, आई एग्री विद दैट। और क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है ये सारी चीजें एक साइड पे लिखनी चाहिए ताकि बाकी काम के लिए भी जगह बचे। ओके, एक जगह एक साइड पे क्या मतलब? सर पार्टीशनिंग करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड यूज पार्टीशनिंग ऑफ व्हाइट बोर्ड। सर ओके, जब हम स्टार्ट करें तो डेफिनेशन और उसके ऑथर का नाम, मतलब जिसने वो चीज स्टडी की हो वो मेंशन कर दें जस्ट। ये अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो क्या लिखेंगे फिर आप? सर उसके ऑथर का नाम और किस ईयर में पब्लिश वो स्टडी हुआ है वो, और साथ में उसकी डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है। जी स्टूडेंट्स, एग्री करते हैं इस चीज की क्या हम टॉपिक का ये लिख सकते हैं? क्या कहते हैं क्लास? सर साइंस पढ़ाते हुए तो हम लिखते हैं ना। ये तो सर टॉपिक का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन। हाँ ये ठीक है। हम ये जरा ठहरिएगा, मुझे डॉक्टर मुश्ताक से कॉल आ रही है जरा। ओके सर। यस सर। तो हमने मुख्तलिफ जो पार्टीशन की है वो इस पर्पज के लिए की है कि हमने इसको मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, लिखनी है। और जी नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? सर मीनिंग ऑफ टॉपिक एंड हाँ आपने कहा था डेफिनेशन। डेफिनेशन। यस डेफिनेटली, अगर कोई टॉपिक जिसमें कोई डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को लाजमी 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 बोर्ड पे लिखे। ठीक है, राइट? यस सर। Definitions of important concepts। ठीक है, राइट डेफिनेशंस ऑफ important concepts, यानी अगर एक कंसेप्ट है तब भी, अगर एक से ज्यादा है तब भी, क्योंकि पेपर में अक्सर हम बेटा वो डेफिनेशन बच्चों से पूछते भी हैं
और उस दूसरा मकसद ये होता है कि इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना हमारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव भी होता है हमेशा, कि बच्चों के अंदर ये एबिलिटी पैदा हो कि वो इस डेफिनेशन को, इस चीज को डिफाइन कर सकें, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकें, इस कंसेप्ट को। तो इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों के लिए उन डेफिनेशंस को बोर्ड पे नोट करें और उनके डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं डेफिनेशन के अंदर, उनको हम फिर फर्दर वन बाय वन एक्सप्लेन करें। जी, और क्या होना चाहिए? सर जो हम एक्सप्लेन करने लगे हैं, कोई उसका मेन जो पॉइंट है वो लिख के फिर उसको एक्सप्लेन करें, बस पॉइंट का नाम लिख दें, आगे उसको एक्सप्लेन कर दे, सारा लिखना जरूरी नहीं है। वो हमने ऊपर लिखा है मेंशन टॉपिक एंड सब टॉपिक नेम्स, ये वही आ जाता है कि जो भी सब टॉपिक आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको मेंशन करें, साथ में सब टॉपिक भी आता है उसका नाम भी मेंशन करें और अपने वर्ड्स में फिर से एक्सप्लेन कर दें। जी सर जी जी साइंस सर मेन में थिंग, मतलब हम जी जी सर मतलब इन साइंस में हम डायग्राम बना के उस टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते ठीक है हैं। डायग्राम मस्ट होनी चाहिए उस टॉपिक की। ठीक है। तो हमें ड्रॉ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, मतलब जो रिलेटेड टॉपिक। ठीक है। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है उनको लाजमी ड्रॉ करें एंड फर्दर एंड सर जो लेबल भी इट। कंपोनेंट्स हैं उनको नेम करें, नेम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ डायग्राम, ये लेबलिंग करें उसकी, और उसके जो भी अज़ा होते हैं एक डायग्राम, अगर डायग्राम एक प्रोसेस पे शो कर रही है तो उसके अंदर जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं उस प्रोसेस के, उनको फिर लेबलिंग लाजमी करें। ठीक है, नेम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ डायग्राम। मसलन जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं बोर्ड के ऊपर तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको फिर आप एक्सप्लेन करें कि कौन सा कंपोनेंट, जैसे आई है उसका अगर ड्रॉ करते हैं तो फिर आई के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उसको बच्चों के सामने वन बाय वन उनकी लेबलिंग करें और बच्चों से इंटरेक्शन भी करें कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, फिर उनसे पूछ के लिख सकते हैं। तो ये इंटरेक्शन भी इंक्रीज करता है अगर आप ड्रॉ करते हैं कोई भी डायग्राम को ऑन द बोर्ड, और ये अच्छा मेथड है टीचिंग का। जी, और कोई आपकी तरफ से? और कोई सर सर यूज कोई आर नई डस्टर। टर्म जी क्या करना चाहिए? सर अगर कोई नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, कोई टर्म आ रही है, तो उसको जरूर है कि वो देखो बोर्ड वो पे आगे मेंशन भी टॉपिक है, करें और सब उसे टॉपिक्स आगे हैं, ऑलरेडी आगे हैं, वो वही बात है, टर्मिनोलॉजी, टॉपिक, सब टॉपिक्स, ये वही चीज है। और की बात करें? ओके सर। सर यूज आर डस्टर। हाँ, यूज द डस्टर टू क्लियर और अरेज, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, आप डस्टर को भी यूज करें, आपके पास डस्टर होना चाहिए जिससे आप बोर्ड को यूज कर सकें और साफ कर सकें। जी और सर लिखते हुए सामने खड़े होके ना लिखे, एक साइड पे होके हैंड मतलब ऐसे लिखे कि ये पीछे से क्लियर हो स्टूडेंट्स को भी। इसको हम बेटा ये कहते हैं डोंट टॉक टू द बोर्ड। लिखते वक्त तो फिर सामने आना ही पड़ेगा बोर्ड के, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी स्टिक से लिख लें, हाथ से लिखना पड़ेगा, इसलिए बोर्ड के आगे हमें घूमना पड़ता है, आगे खड़े होना पड़ता है। तो जब आप लिख रहे होते हैं तो उस वक्त आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए या तो बहुत कम बोलें या बिल्कुल ना बोलें, आप पहले एक दफा लिख लें फिर इसको एक्सप्लेन करें क्लास के आगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, सर राइटिंग। बोर्ड तो बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं, लिख रहे होते हैं बोर्ड के ऊपर और बोर्ड से बातें करते रहते हैं, पीछे बच्चे शरारतें करते रहते हैं, डिसिप्लिन इशू बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज से हमें जरा अवॉइड करना है। जी, और की बात? सर राइटिंग भी राइटिंग क्या? सर बड़ी होनी चाहिए, हाँ, तो टीचर्स छोटा भी राइटिंग लिखते हैं। एलिजिबल, ऐसे एलिजिबल या एलिजिबल होता है, कौन सी टर्म है ये एलिजिबल? एलिजिबल। एलिजिबल ये हो गया, मैं इसका मतलब रीडेबल। हाँ ठीक है, हाँ राइटिंग शुड बी एलिजिबल। मैं आई डाल दिया, सॉरी, ये ई से होगा। तो राइटिंग आपकी इतनी गंदी ना हो, पहली बात ये है कि बच्चे पढ़ ही ना सकें, और इतनी छोटी ना हो कि बच्चे देख ही ना सकें,
तो ये दोनों सूरतों में इट शुड बी एलिजिबल कि आपकी वाजिया भी हो और बच्चे पढ़ने के लिहाज से भी और लिखने के लिहाज से इसका फॉन्ट फेस भी फॉन्ट साइज भी बड़ा होना चाहिए। जी और कोई बात? सर मिटाने से पहले बच्चों से पूछें, हाँ लिख लिया है? ठीक है। आस्क टू स्टूडेंट्स बिफोर फॉर रेजिंग या जो भी आपने कंटेंट बोर्ड पे लिखा है उसको आप रेज करने से पहले बच्चों से पूछ लें। अगर बच्चे उसको ड्रॉ कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं या उसके नोट्स ले रहे हैं ताकि उनकी इशू ना बने, क्योंकि जो उर्दू और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स है उसमें बच्चों को फिर बड़े बड़े चूंकि सामने पैसेज भी लिखवाने पड़ जाते हैं, तो उस वक्त में फिर बच्चों को एप्लीकेशन हैं, स्टोरीज हैं, ठीक है, लेटर्स हैं, तो वो चीज़ें चूंकि बोर्ड पे लिखनी होती है टीचर ने, तो इसलिए फिर उनसे पूछना बेहतर होता है। ऐसे जब साइंस में आप लोग डायग्राम बना रहे होते हैं, बच्चे भी अगर बना रहे होते हैं, तो उनसे फिर पूछ लें कि क्या उन्होंने वो चीज़ कॉपी कर ली है, बना ली है, उसको अच्छी तरीके से लेबल कर लिया है, अगर कर लिया फिर आप उसको रेज कर दें। जी नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करना आप बोर्ड पे। वो हो गए पेपर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसकी बात होगी है कि हमने उनको पॉइंट आउट करना सर है। डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स यूज करें। ये हो गया। डिफरेंट कलर्स के मार्कर यूज करें, ये भी बात होगी है। और क्या हो सकता है? इसकी समझ है आपको? ये जो पॉइंट लिखा है नहीं, यस सर। ये क्या होता है? सर ये कि सिर्फ बोर्ड को ही ना देखते रहें, आप क्लास पे भी फोकस करें, क्लास के साथ भी इंटरेक्ट करें। क्लियर बेटा, ये होता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आती है ना बोर्ड के ऊपर, समझे ट्यूब लाइट की, बल्ब की, विंडो से रोशनी आ रही होती है और उसकी एक इमेज होती है वो बन रही होती है बोर्ड के ऊपर, उसे कहते हैं ग्लेयर। उसे क्या बोलते हैं? ग्लेयर। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लाइट कमिंग फ्रॉम अ बल्ब और ट्यूबलाइट और विंडो। तो उस ट्यूबलाइट की एक कॉपी बन जाती है, तस्वीर बन जाती है, या बल्ब की तस्वीर बन जाती है बोर्ड के ऊपर, या फिर विंडो से अगर लाइट आ रही है विंडो की तस्वीर शो हो रही है, तो फिर बच्चे देख नहीं सकते इस ग्लेयर की वजह से। तो बच्चों को सिर्फ वो विंडो नजर आएगी, लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसको हमने इंश्योर करना है कि क्लासरूम के अंदर किसी किस्म के बोर्ड पर ग्लेयर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर पता चल गया बेटा आपको? यस सर। ओके और सर क्लास खत्म होने के बाद बोर्ड को साफ करें। हाँ ठीक है। फॉलो मार्जिन ऑन बोर्ड। आप जब बोर्ड पे बेटा लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ इस पेज के ऊपर वर्ड की फाइल में, तो इसमें कुछ मैंने मार्जिन रखे हुए हैं बाय डिफॉल्ट। तो ऐसे ही मैं टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है। तो हमेशा मार्जिन होना चाहिए, ये खूबसूरत लगता है कि आप टीचर जो है ना एक मार्जिन फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा मार्जिन दे दें लेफ्ट से। अगर आप इंग्लिश राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट से मार्जिन दे दें, उर्दू राइट कर रहे हैं तो उर्दू से थोड़ा मार्जिन दे दें। टॉप से हमेशा मार्जिन देना चाहिए, बहुत ज्यादा टॉप पे भी नहीं लिखना चाहिए। स्वाय अगर आप वहाँ पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखते हैं या वहाँ पे आप कोई छोटी सी कोई ऐसा मैसेज लिखते हैं 786 लिखते हैं या कोई ऐसी बात लिखते हैं, वो टॉप पे एटमोस्ट लिख सकते हैं, जैसे वो आपके यहाँ पे आप लिख लेते हैं। क्लास हो लेकिन आप ना टॉपिक नेम कभी भी टॉप पे ना लिखें, फोरमोस्ट टॉप पे ना लिखें, थोड़ा सा उसमें टॉप पे मार्जिन दे दें। ऐसे बहुत नीचे ना लिखें, मार्जिन नीचे भी आप बॉटम पे भी मार्जिन दें। ये नहीं है कि बहुत नीचे लिखेंगे तो बच्चों को सामने नजर नहीं आएगा। ठीक है? ये बात मैंने क्या लिखी है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम टॉप। अगर आप बेटा इंग्लिश की कुछ चीज लिख रहे हैं, साइंस की विषय को डेफिनेशन लिख रहे हैं, लेकिन उसको फिर टॉप से लिखें, लेफ्ट से लिखें, लेकिन टॉप लेफ्ट से लिखें, ठीक है? और मार्जिन भी छोड़ें उसमें, पहले मार्जिन छोड़ें फिर उसमें लिखना शुरू करें, और हमेशा टॉप से लिखें। अक्सर ये टीचर्स करते हैं वो दरमियान में टॉपिक लिख देते हैं, तो दरमियान में टॉपिक ना लिखें, हम हमेशा टॉप पे लिखें जहां से आपने शुरू करना है। ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? भी होता है ना लेफ्ट टू राइट लिखना है, वो लेफ्ट से अगर लिखना है तो लेफ्ट टॉप पे लिख लेना। मैंने टॉप लिखा है, मैंने लेफ्ट राइट नहीं लिखा। अच्छा अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो राइट से लिखें, इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट से लिखें।
लेकिन टॉप ठीक से है लिखें, सर। ये कह रहा हूं। सेंटर में बिला वजह लिखने, क्योंकि फिर आपने बाकी पॉइंट्स लिखने, फिर वो फिर रेज करते फिरेंगे, तो बाद में थोड़ा सा इकट्ठा रेज कर लीजिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और कभी बॉटम पे नहीं लिखते हैं, बहुत बॉटम पे जाके ना लिखें। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन बॉटम। ठीक है, बहुत बॉटम पे जाके कभी कुछ ना लिखें, उसको मार्जिन के तौर पे छोड़ दें और ऊपर से कुछ रेज कर लें, ऊपर से बेटा कुछ रेज कर लें और वहां पे वो पॉइंट लिख लें। बहुत बॉटम पे ना लिखें, डो नॉट राइट एनीथिंग ऑन बॉटम। बॉटम पे मार्जिन दे दें और उस मार्जिन के बाद बॉटम पे कुछ ना लिखें। उसकी भी रीजन ये होती है कि आपकी जो फ्रंट लाइन है उनको तो नजर आ रहा है, लेकिन जो लास्ट में लोग बैठे हैं, दरमियान में लोग बैठे हैं, उन्हें फिर बॉटम नजर नहीं आता, ये इसकी वजह है जी। और कोई पॉइंट? सर लास्ट पे टीचर को फीडबैक ले लेना चाहिए कि समझ आया बच्चों को या नहीं आया, क्विज ले ले। Don't stand before board while explaining. ठीक है, आप जब बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो पहले आप लिख लें और उसके बाद उसको बेटा एक्सप्लेन करें। इसलिए मैंने कहा था डू नॉट टॉक टू द बोर्ड एंड डू नॉट स्टैंड बिफोर बोर्ड व्हाइल एक्सप्लेनिंग। तो ये ना टीचर बोर्ड के सामने खड़ा बातें कर रहा है, बच्चों को नजर नहीं आ रहा, फिर लिखने का फायदा कोई नहीं है। सर स्लो स्लो लिखना है कि बच्चे साथ साथ रहें। हाँ, जब बेटा आप कुछ चीज लिख रहे होते हैं, आप ये भी देखें कि क्या बच्चों ने उसे कॉपी करना लाजमी है। अगर लाजमी नहीं है तो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दें कि इस चीज को कॉपी ना करें, बस इसको समझे। ठीक है, और जब इस चीज को समझ लेंगे फिर उन्हें आखिर पे टाइम दे देंगे आप इसको कॉपी कर लें। जो आप साथ साथ वाली बात कह रहे हैं ना, तो ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को चीजें यानी अंडरस्टैंड करवाना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले चीजों को बच्चों को वर्बली एक्सप्लेन कर दें और उसके बाद उसके नोट्स ले लें, ये ज्यादा बेहतर है। यानी इसको 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें, बाद में टाइम दे दें, पहले नोट्स की लेक्चरिंग कर लें, इंस्ट्रक्शन दे दें और उसके बाद फिर नोट्स चेकिंग के लिए टाइम दे दें जी। और कोई पॉइंट? लास्ट पे सर फीडबैक ले लेना चाहिए टीचर क्वेश्चन आंसरिंग करके बच्चों से कि उन्हें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, हम समटाइम ये भी कहते हैं यूज बोर्ड फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, हम जब सब ये भी इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको कि आप क्वेश्चन बोर्ड पे लिख सकते हैं, जो भी आपने पूछना बोर्ड पे लिख सकते हैं और बच्चों से उसका आंसर ले सकते हैं। तो स्मॉल क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखे जा सकते हैं आसानी से। तो टीचर एक एक करके क्वेश्चन या यानी लिख लेता है, या एक दो तीन क्वेश्चन इकट्ठे लिख लेता है, फिर एक एक करके पूछ लेता है। तो आप क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी बात? ये भी पॉइंट ठीक है? यस सर। इसमें बच्चों को बुला लिया जाए कि अगर आपने एक डायग्राम बनाई है, पहले टीच की हुई है फॉर एग्जांपल, तो असेसमेंट पर्पस के लिए आप बच्चों को बुलाए, उससे कहें कि आप बताएं इसका कौन सा ये पार्ट कौन सा, इसका नाम आप खुद लिखें। तो बच्चे बोर्ड से चार्ट से ये जो मार्कर उसके पास वो खुद लिखे उसके ऊपर। और कोई पॉइंट? जी, और कोई पॉइंट? ये पॉइंट ठीक है? यस सर। पाज एंड स्टेप असाइड, थोड़ा सा वक्फा ले लें और जो चीज़ें बेटा आपने लिखी हैं आप बोर्ड से फासले भी हो जाए ताकि बच्चों को तरीके से देख सकें और उसको एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद जो है आप आगे चलें, यानी उसमें थोड़ा पास भी लेना चाहिए, हमें फटाफट लिखते नहीं रहना चाहिए। अगर हम मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व ना करें, बल्कि थोड़ा सा पार्ट उसका करके फिर थोड़ा सा वक्फा लें, थोड़ा सा फासले भी हो जाए, फिर बच्चों से फीडबैक लें, फिर दोबारा लिखना शुरू करें।
ठीक है। जी काफी है बेटा, इतना ही। यस सर। यस सर, काफी। ठीक है, तो ये भी समटाइम कहा जाता है, डू नॉट रेस मिस्टेक्स इंस्टेंटली। तो बाद बार टीचर क्या करता है, जानबूझ के कुछ चीज रॉन्ग राइट करता है, यानी उसमें कोई जो कंटेंट लिख रहा होता है उसके अंदर कोई अच्छा। ऐसी गलती करता है जो कि मिस्टेक होती है, जानबूझ के करता है, जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उसमें कोई स्टूडेंट पॉइंट आउट करता है, सर आपने ये गलत लिख दिया है, समटाइम स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता है, समटाइम डेफिनेशन के अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर चेंज कर देता है। तो कोई बच्चा उसमें से आइडेंटिफाई करता है, नो सर इट इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड कंटेंट और गुड सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन वर्ड। तो वो उस टर्मिनोलॉजी को, उस टर्म को पॉइंट आउट करता है। तो आप क्या करते हैं, आप जानबूझ के फिर बच्चों से पूछते हैं कि भाई ये मिस्टेक क्यों है, यानी दूसरे बच्चों से पूछते हैं ताकि उनके अंदर थोड़ा सा लॉजिक डेवलप हो सके, और उनसे फिर बात करें, एक दो तीन स्टूडेंट से जो कमजोर है खास तौर पर, उनसे बात करें कि आपको ये मिस्टेक लगती है कि नहीं लगती है, लगती है तो क्यों लगती है। तो थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करें, कॉन्फिडेंस दें, ठीक है, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सकें, और इस तरह के फिर मिस्टेक को फौरी ना रेज करें, बल्कि थोड़ा सा बच्चों से फीडबैक लेके फिर रेज करें, ठीक है। ओके, एट द एंड बेटा आप जो भी आप करते हैं समटाइम उसको समराइज करें, ठीक है, समराइज at the end of the session whatever is presented on board। तो समटाइम ये भी होता है कि अगर कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व की गई हैं तो उसको आप ये समराइज करें फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप। समटाइम अगर आप साइंस के रिलेटेड कोई डायग्राम है तो उसको रेज करने से पहले उसको समराइज करें, ठीक है, कि ये किस तरह से किया, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था, ये किस लिए था, वो किस लिए था, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप इसको एट द एंड ऑफ द लेसन समराइजेशन के लिए और समटाइम असेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, और कोई पॉइंट? नो सर, बहुत। हाँ, आखिरी पॉइंट ये है कि प्लीज इंश्योर ये आपने 100% श्योर करना है कि जब आप जा रहे हो तो रेस करके जाएं, ये ना कोई नया टीचर आए और वो दिल में आपको गालियां दे, बुरा भला कहे कि ये कौन सा टीचर था, ये सेंस ही नहीं है कि मैंने बोर्ड को साफ करना है, तो ये एथिकली अच्छा है। सर ये भी होता है ना कि बेशक टीचर अगर बाहर आ गया है अगली क्लास के लिए, लेकिन पहले टॉपिक पूरा समझाएं फिर जाएं। हाँ ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया है ना, उससे आप रिक्वेस्ट कर लें, 5 मिनट ले लें, 10 मिनट टाइम ले लें सम टाइम, तो वो भी आपसे कोऑपरेट करे, तो वो तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग सम टाइम, लेकिन इसको आदत ना बनाएं, अपने टाइम में ही क्लास को मैनेज करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। काफी पॉइंट्स हो गए हैं। यस सर। सर वो कल आप टॉपिक्स बता रहे थे बच्चों को। हाँ, कल मैं टॉपिक बता रहा हूँ, बच्चों ने आपको टॉपिक बताने थे कि जो वो लेंगे टर्म पेपर के लिए। ठीक हो गया, वो भी करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग।